स्वाधीनता दिवस पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश की आधी आबादी पर काफी फोकस किया। मोदी ने अपने भाषण में एनडीए का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, साथ ही मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की। एक बड़ा ऐलान जो पीएम ने अपने भाषण में किया वो ये था कि सेना में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी स्थायी सेवा देना। इन सभी मुद्दों के जरिए पीएम ने देश की आधी आबादी को साधने का प्रयास किया। चर्चा ये भी है कि पीएम मोदी सहित भाजपा नेता यूपी की अप्रत्याशित जीत के लिए 3 तलाक बिल को संजीवनी मानने लगे हैं। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही है। इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी इन महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं। प्रधानमंत्री ने रेप की बढ़ती घटनाओं को राक्षसी मनोवृत्ति बताते हुए कहा कि इससे देश को मुक्त करवाना होगा। उन्होंने बलात्कार के मामलों में जल्द सुनवाई और फांसी की सजा के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की अदालतों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमें इसे प्रचारित करना होगा। पीएम मोदी के इस बयान का जनता ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस बात पर बार-बार पीएम मोदी और एनडीए सरकार को घेरते रहते हैं कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण बिल पर आखिर चुप्पी क्यों है। महिला आरक्षण बिल पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनसे कह दिया है हमारा पूरा समर्थन, जिस दिन आप इस बिल को पास करना चाहते हो उस दिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। मगर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने पारंपरिक अंदाज में लोक लुभावन भाषणों से देश की आधी आबादी को साधने का प्रयास किया। मोदी ने फिर से सबके लिए घर, बिजली, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य का वादा भी किया है। हालांकि मौजूदा हालात में मुस्लिम वोट बैंक को साधना भाजपा के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन 3 तलाक की संजीवनी बूटी यहां भी पीएम मोदी को राहत महसूस करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर आधी आबादी यानी कि मातृशक्ति महिलाओं को सभी राजनीतिक दल साधने की कोशिश कर रहे हैं। बात 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की हो या फिर आम चुनाव की, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या चाहे राहुल गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी माफ करिएगा नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी लाल किला की प्राचीर से अभी उन्होंने जो अपना इस सरकार के अपने कार्यकाल का आखिरी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए आर्मी में स्थायी कमीशन की उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि तलाक से जो एक तरह से अपराध उनकी नजर में है कि महिलाओं को एक इस तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है, उसका ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि 33% आरक्षण का क्या हुआ। अगर 33% आरक्षण को पास कराने की जहमत उठाते हैं नरेंद्र मोदी तो पूरी कांग्रेस उनके साथ रहेगी। तो चलिए हम इसी एजेंडे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ शील दवाई जी हैं, चारू गुप्ता जी हैं। चारू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, किस तबके की किस वर्ग की क्या आवश्यकता है, वो कैसे उस पार्टी की ओर झुक सकता है। तमाम प्रलोभन कहें या उनको लालच कहें या फिर उनके लिए अनाउंसमेंट कहें, तमाम कोशिशें की जाती हैं। एक बार फिर यह सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या वास्तव में माना जा सकता है कि महिलाओं को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, जो लंबे समय से जिसका इंतजार कर रही हैं, या फिर ऐसा माना जाना चाहिए कि बराबरी का दर्जा पहले मिल चुका है, आपको आवश्यकता नहीं है? देखिए,
ये मुद्दा हर बार उठता है जब भी चुनाव आते हैं उसके आसपास कि महिलाओं को राजनीति के अंदर या लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के अंदर उनका आरक्षण जो है 33% आरक्षण उनको मिलना चाहिए, बराबरी का हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं कि वो स्पेस पे जा सकती हैं, वो खेल के अंदर अपना परचम लहरा सकती हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं में अपना काम दिखा सकती हैं, वो जो और भी जितनी भी फील्ड्स हैं जिसके अंदर की एक कठोर महिला से लेकर एक ममतामयी माँ तक की जो भी उनकी फील्ड है उसमें वो अपना परचम लहराती है, तो राजनीति के फील्ड में क्यों नहीं? राजनीति के फील्ड में अगर हम देखेंगे तो गिनी चुनी महिलाओं को देखकर ही केवल उनको कहा जाता है हमें कि सशक्तिकरण हो गया, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, सुषमा स्वराज हो, या फिर और जो हमारी वुमेन लीडर्स रही हैं 2, 4, 5, बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं है, लेकिन उनको देख के हम खुश हो लेते हैं। लेकिन जब जब ये मुद्दा आया है, कांग्रेस के पास पहले भी खुद के हाथ में हथियार था ये कि वो महिलाओं को लुभाने के लिए या वास्तव में समाज में सशक्तिकरण लाने के लिए, महिलाओं का अपने आप में मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए वो उसको पैमाने के अंदर लाके महिलाओं को जो है वो आरक्षण की बात करती। लेकिन वो समय उनके हाथ से निकल गया और वो अब इस मुद्दे पर जो है बीजेपी के साथ बुलाने के लिए इंटरेस्टेड है। बीजेपी को वो अब महिलाओं को एक तरफ से वो बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो महिलाओं के साथ है और बीजेपी उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे पर महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं ने, आप देखिए, जब सरपंचों के चुनाव हुए गांवों के अंदर, जब वहां पे वार्ड पंचों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो पहले ये माना जाता था कि महिलाएं काम नहीं करती, वो घूंघट में रहती है और उनके पति जो है वो उस काम को करते हैं। लेकिन ये बात बदली है। आप देखेंगे कि अब जो महिलाएं आ रही हैं वो पढ़ी लिखी आ रही है और बहुत अच्छे रूप से हम इसके अंदर काम कर रही है। इसका राजस्थान में मैं सोडा पंचायत की जो हमारी सरपंच है उनका उदाहरण दे सकती हूँ। इसके अलावा कई ऐसी सरपंच रही हैं महिला जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और अपनी महिलाओं का, वहाँ पे अपने गाँव का, न केवल महिलाओं का बल्कि पूरे गाँव का अपना समग्र विकास किया है। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप एक जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं, जयपुर की मेयर रही हैं। 33% आरक्षण मेरे ख्याल में करीब 20 साल से ये लंबित है, चल रहा है। हर बार कोई ना कोई इसमें अड़ंगा दिखाई देता है। एक बार लगा था मोदी जी जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपना एक रेस्पेक्ट उनके विजन में, उनके स्पीच में जो झलकता है, उससे लग रहा था कि शायद हो सकता है सबको साथ लेकर के और महिलाओं का बिल पास हो सकता है। तो आने वाली जो तस्वीर बनेगी, आम चुनाव की हो चाहे राज्यों की विधानसभा की हो, 33% महिलाएं दिखाई देंगी। लेकिन वो कोई एक पहल दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने अभी कहा है कि मोदी जी कोशिश करे, पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। देखिए योगेंद्र जी, महिला आरक्षण की बात मैं आपको स्टार्ट करूं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी की 98 में सरकार थी वो बिल लेकर आए थे और जिस तरह से सुषमा जी के हाथ से जो बिल फाड़ दिया और जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे वो लालू यादव की थी या मुलायम सिंह की यादव की थी, और भी पार्टियां, उन्होंने किसी ने इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए, शुरू से उनका फोकस महिला सशक्तिकरण पर रहा। आज जब वो लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो उनकी स्टार्टिंग ही यही थी कि हम 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, तेलंगाना की बेटियां जो हैं 7 समुंदर पार करके लौटकर आई हैं और 7 समुद्रों में तिरंगे का रंग लहरा कर आई हैं। आज जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करें, सबसे पहले जो आर्मी की बात करें, उन्होंने प्राचीर से ये घोषणा की है कि जिस तरह से शॉर्ट कमीशन जो था उसमें पुरुषों की तरह महिलाओं को भी उनको स्थायीकरण किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये रही। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो उनकी एक पीड़ा थी, जो उनका दर्द था, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो मुस्लिम बेटियों के लिए था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाएं जो जिस प्रकार के नारकीय जीवन जी रही हैं, उनको हम 3 तलाक से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और जो जिनको तलाक नहीं मिला है और जो इस प्रतीक्षा में है कि पता नहीं कब इनको तलाक मिल जाए, उनके लिए भी हम पार्लियामेंट में बिल लेकर आए। लेकिन
किसी ने भी इस बिल का समर्थन नहीं किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं का उद्धार नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जजेज हैं, और जहां तक अत्याचार उत्पीड़न की बात है, उन्होंने ये बात लोगों से अपील करते हुए कही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में और राजस्थान की कोर्ट ने जो तुरंत फांसी की सजा दी है, इसे बात को हमें फैलाना चाहिए, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। और इसके अलावा भी लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महिलाओं को अगर वो उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, उससे बहुत सारे रास्ते साफ होंगे। आज महज 11% महिलाएं दिखाई देती हैं पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। और दूसरी बात, अगर मान लो कि 33% आरक्षण मिल भी जाता है, तो क्या वो मानसिकता बदल पाएगी? क्योंकि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं स्थानीय निकाय में, पंचायती राज में हम देखते हैं, लेकिन वहां जिस तरह के परिणाम आने चाहिए, सोडा सरपंच का जिक्र छवि का भी बता रही थी चारू जी, वास्तव है या तो इस तरह से बिल्कुल एक फ्रीडम के साथ में काम करने की परिवार वालों का सपोर्ट सब जगह होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि महिला है, उसकी अपनी एक मजबूरी है, परिवार के लोग सौदा कर रहे हैं कि इससे पट्टे के बहाने ये पैसे लेने हैं, उससे ये पैसे लेने हैं। तो मुझे एक अच्छे से ध्यान है, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि जब भी प्रतिभा पाटिल जी राजस्थान के राज्यपाल थी, उस दरमियान 116 या 117 महिला सरपंच के खिलाफ एसीबी के अंदर मामला दर्ज हुआ। कुछ ट्रैप भी हुई, बस्ती के पास की एक महिला थी, वो ट्रैप भी हुई। तो ये वो स्थिति थी। बाद में प्रतिभा पाटिल जी के जब प्रसंज्ञान में मामला आया तो उन्होंने इस कार्रवाई को रुकवाया और कहा कि इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। कितनी संख्या में महिला सरपंच कैसे ऐसे कर सकती हैं, संभव नहीं, कारण कोई और है। अगर उनके परिवार के लोग इसके पीछे हैं तो गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। तो यहां सवाल यह है कि 33% आरक्षण के बावजूद भी क्या वो महिला सशक्तिकरण जो तस्वीर इस बिल के विजन में है, क्या वो दिखाई दे पाएगी? मैं ये एक बार जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए योगेन जी, शुरू में लोगों को यही लगता था कि महिलाओं को 33% हमने आरक्षण दे दिया तो महिलाएं पहली बार निकल के आएंगी, पता नहीं किस तरह से वो व्यवहार होगा, किस तरह से उनकी कार्य प्रणाली होगी, किस तरह उनके परिवारजनों का उनका प्रभाव होगा। लेकिन हो सकता है कि पहला जो टेन्योर रहा उसमें थोड़ी कमी रही हो उनके परिजनों ने उनकी मदद की हो। लेकिन हम जैसे जैसे आगे 2, 3, 4 जो टर्म्स हुए, उनमें आप देखिए कि महिलाएं चाहे सरपंच हो चाहे प्रधान हो, वो उन्मुख होकर बाहर आई हैं और बड़े बड़े डिसीजंस उन्होंने लिए हैं। चाहे आप नगर पालिका की बात कर लीजिए, चाहे आप नगर निगमों की बात कर लीजिए, महिला मेयर्स की बात कर लीजिए, एक नया रूप देखने को मिला है। उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हुई है। और सबसे बड़ा इसमें जो सहायक रहा वो ये रहा कि जो राजस्थान की सरकार ने जो शिक्षा में मतलब नॉमिनेशन में जो 10वीं पास या 12वीं पास का जो कंपल्सेशन जो लागू किया, इससे भी एक जागरूकता आई है, महिलाएं पढ़ने भी लगी हैं। और मैं समझती हूं कि ये उन्होंने साबित करके बता दिया है। और फील्ड की मैं बात करूं तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो आसमान छूकर आ गई हैं। लेकिन जहां राजनीति की बात है, आप देख लीजिए, राजनीति में आप देख लीजिए, सेंटर में देख लीजिए आप, एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सीतारमन जो है, वो किस तरह से अपने डिपार्टमेंट का डील कर रही हैं। और सुषमा स्वराज का देख लीजिए, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं। और भी हम मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी की भी बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए, ममता की बात करिए, माया की बात करिए, तो जो महिलाएं हैं, जो एक आइकॉन है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि जहां अवसर मिलता है, बिल्कुल अवसर मिलता है, बिल्कुल। लेकिन आरक्षण में चारू जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मजमून है इस आरक्षण बिल का वो यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का के बारे में जो बिल जिसने भी ड्राफ्ट किया, उनका यह मानना है कि जब वो ताकत महिला के हाथ में होगी जिससे नियम कायदे बनते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो आइडियोलॉजी बदले, समाज की सोच बदले और कुछ चीजों में महिला उन बुराइयों का, उन फैक्ट्स का खुलकर के विरोध करने के लिए भी वो खड़ी हो सकते हैं कि ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे ध्यान अच्छे से असेंबली में राजस्थान विधानसभा का ही मैं जिक्र बताता हूं। एक बार ऐसी कोई चर्चाएं चल रही थी, कुछ एक सवाल के जवाब में वो थोड़े से हास्यास्पद स्थिति में चली गई, थोड़ा सा ब्लो द बेल्ट वो चर्चाएं शुरू हो गई। तो ममता शर्मा उस वक्त विधायक थी, उन्होंने टोका बाकायदा इसको कि माननीय स्पीकर, ये जो चीजें चर्चाएं चल रही हैं द्व्यर्थी शब्दों में है और इनको बंद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जब सामने आती हैं कि जो आपके पावर हाथ में हो, आप बोलने की ताकत रखते हैं। ऐसा देखिए वर्तमान में भी पुरुष भी बहुत सारे हैं जो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि आज क्या तो बिजनेस है हाउस का,
और इस पे क्या डिबेट होने वाली है, इस पे किस हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है, कि क्या करना है। माननीय सदस्य बेशक आप लिखवा सकते हो, लेकिन वो माननीय की मान्यता जिस तरह की होनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। तो क्या वास्तव में इससे वो चीजें बदल पाएंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो इसकी एक तस्वीर उसके आत्मा में, जो बिल के आत्मा में जो चीजें बसती हैं? देखिए, बिल्कुल जो बिल ड्राफ्ट किया और जिनकी की मानसिकता इसके पीछे रही कि महिलाओं की जो पीड़ा है और जो समझ है, वो महिलाएं जब खुद अपना अधिकार के साथ प्रतिनिधित्व करेंगी तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से, जिसे हम सामाजिक जागरूकता या सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो आएगा, न कि केवल महिला सशक्तिकरण। और जहां तक ये बात है कि महिलाएं कितनी जागरूक है विधानसभा में या फिर संसद के अंदर या फिर आपकी वार्ड पंचों की मीटिंग के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हमारी विधानसभा के अंदर महिला विधायकों ने पूछे हैं, उससे ज्यादा मतलब वो बहुत अधिक है पुरुष विधायकों की अपेक्षा में। जितना काम वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों के अंदर देखती है, वो कहीं बहुत अधिक है पुरुष के अंदर। मैं हाल ही में इसका उदाहरण ले लूं, माननीय विधायक महोदया कामिनी जिंदल जी, जो एक एक प्रश्न, उनके सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्न विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स लगते हैं, कारण जागरूक और एक पढ़ी लिखी विधायक। इसके साथ ही और भी अन्य विधायक हैं जो महिला विधायक अपने आप में आगे से आगे कोशिश करती रहती है कि वो जागरूक बने, अपने क्षेत्र में काम कर सके। यही इसी का विपरीत विधायक जो पुरुष है वो होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो है अपना क्षेत्राधिकार है और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, एक दंभ उनके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो महिलाओं को अगर ये पावर मिले और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जब हम दोनों दर्जे की बात कर रहे हैं कि वो बराबरी का अधिकार देते हैं, तो एक तरफ जब पार्टी जब टिकट देने की बात करती है तो वो कहती है बराबरी का अधिकार है, कोई भी ले लीजिए। लेकिन आज किसी भी पार्टी में देख लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, तो उनकी जो मेन मुख्य पदाधिकारी है उनमें महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। मेन पार्टी के अंदर उनकी महिला मंडल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो वो बहुत कम होती है। और जहां तक जब महिलाओं को कोई पद देने की बात आती है, राजनीतिक पद देने की बात आती है, तो केवल उनके लिए 2-3 गुने छुटे डिपार्टमेंट्स होते हैं। महिला आयोग हो गया, बाल संरक्षण आयोग हो गया, 2-3 इस तरीके के आयोग लेकर के, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुप्पी साध लेती है। लेकिन जब हमने ये देखा कि हम ये खुद यहाँ पे मान भी रहे हैं कि शुरू के अंदर जब महिलाएं जो है नगर निकायों के साथ जब आई, तो वो पर्दे के पीछे थी और वो इतना विस्तृत रूप में काम नहीं कर पाई। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है काम को बहुत फैलाया है और जो शिक्षित महिलाओं के आगे आने से बहुत सारी चीजें बदली हैं। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लिटरेसी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको आरक्षण बिल भी मिल जाता है तो जब तक पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं जाएंगी, अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक ये तस्वीर यही रहेगी। जैसे सरपंच का जिक्र कर रही थी चारू जी की, घूंघट में सरपंच, ये वो तस्वीर है राजस्थान की या किसी भी प्रदेश की जो सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। और मुझे लगता है कि घूंघट भी कोई बाधा नहीं है। मेरे साथ यहीं पे धौलपुर के एक पंचायत समिति है, वहां की प्रधान थी, राजपूत कम्युनिटी से वो आती हैं। लेकिन उनसे जब मैंने पूछा कि आपके यहाँ प्रथा होगी, कि बिल्कुल है, वो भी फॉलो करते हैं और बिल्कुल काम भी करते हैं और बहुत बेहतरीन काम भी कर सकते हैं, लेकिन विल पावर और परिवार का सपोर्ट उसमें बहुत जरूरी है। यहाँ एक मैं आपसे जानना चाहूंगा शील जी की, चले 33% आरक्षण तो एक संवैधानिक दायरे की बात है, क्योंकि पूरा एक अमेंडमेंट होगा, पूरा वो है ना, उसको बिल के रूप में आप लेके आएंगे, संविधान में संशोधन होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन ये तो इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, बहुत जल्दी भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल इतने % पदाधिकारी तो बना सकते हैं, वो भी नहीं बना पाते हैं। नहीं, देखिए योगेन जी, हमारी पार्टी में संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण रिजर्व है। हमारे लेकिन अभी कार्यकारिणी आप देखें नहीं है, अभी में आप देखें नहीं है। शील जी होने में तो आपका नाम भी आना चाहिए। आपने जयपुर मेयर का पद इतना नहीं देखे, कुशलता पूर्वक इन्होंने आपने किया है उसको। नहीं चारू जी, मैं रही हूँ, मैं लगातार रही हूँ। एक अल्टीमेटली एक टाइम लिमिट भी होती है, मैं जब से बहुत समय से रहती रही हूँ। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं कि मैं जब हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी जब फर्स्ट आई थी, उस टाइम उन्होंने 33 महिलाओं को टिकट दिए थे और अब भी उनकी ये सोच है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निकल के आए। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे कोई भी पार्टी हो योगेन जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी जब टिकट के जब पैमाने की बात होती है तो बात कहीं ना कहीं ये आ जाती है
कि धन बल, बाहुबल और ये बहुत जरूरी है, ये महिला तो मैदान सोच नहीं बदल रही ना, सोच नहीं बदल रही। बिल्कुल, ये आज जो सबसे बड़ी बात है, महिला तो सशक्त हो जाएंगी, उनको बिल्कुल समय भी नहीं मिलेगा। एक बार समाज इस बात पर विश्वास करे कि धन बल या बाहुबल सब कुछ नहीं होता है, एक योग्यता भी जरूर होती है, एक डिसीजन लेने की पावर भी बहुत जरूरी होती है। जिस दिन जनता ये निर्णय कर लेती, पार्टी सपोज उतार भी देती है, तो जनता को भी ये सोचना होगा कि इनको एक बार हम मौका देके देखें तो सही, उनको काम करने का एक अवसर तो मिले। अगर वो काम करने में असफल होती हैं तो आप दूसरी बार उनको मत करिए, लेकिन सवाल तो ये है कि उनको जिता के आप एक बार पार्लियामेंट में भेजिए तो सही। आप, मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी, जो महिलाओं की आपने बात की थी, आप इस चैनल पे आपने जिक्र किया था जब एक कोई रेप कांड हुआ था, जो रात को जया भादुड़ी ने उठ के ये बात मिले जाकर के, हाँ, पार्लियामेंट सारी महिलाएं पहले उन्होंने उठाया, बिल्कुल सारी महिलाएं एक होकर गई हैं। तो जब ज्यादा शंका होगी तो निश्चय एक आत्मविश्वास भी महिलाओं में होता है, और एकत्रित होकर कोई भी डिसीजन वो मनमाने में सक्षम हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ चारू जी आपके पास आऊंगा। चलिए देखिए, एक को बाध्यता नहीं है कि जब तक आरक्षण बिल नहीं आता है, आपकी सोच पार्टी की राजनीति में महिलाओं के लिए क्या आपका एक मैसेज है, वो इस बात के मायने रखते हैं कि क्या आप चाहें तो आरक्षण बिल आए नहीं आए, आप पहले से टिकट दे सकते हैं, आप उतने पदाधिकारी बना सकते हैं। अगर आपने कहीं पे 3 गवर्नर बनाने हैं तो उसमें से एक महिला को बना सकते हैं। तो ये रेशो तो आप खुद भी तय कर सकते हैं पार्टी स्तर पे। तो आपको लगता है कि कोई बंदिश है इसकी, चारू जी? तो ये लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जेंडर बेस काम है कि कहीं भी आप ये देख लीजिए कि जो पुरातन चला आ रहा है कि पुरुष जो है वो महिलाओं को आगे तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे लगता है कि वही सोच उनको लेके आती है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत योग्य हैं। जो भी काम या जो भी उत्तरदायित्व उनको दिया जाता है तो वो बखूबी निभाती हैं उसको, और ये उनकी एक गॉड गिफ्ट है। तो जो महिलाएं जो है उनको कहीं ना कहीं आगे पीछे मतलब उनको रोकने के लिए, उनको आगे ना बढ़ने देने के लिए कुछ ही महिलाओं को आगे जो प्रोजेक्ट किया जाता है और उन्हीं के आधार पर दिखाया जाता है कि ये योग्य हैं और इन्होंने काम किया। जबकि मैं कहती हूँ कि महिलाओं को अगर प्लेटफॉर्म मिले किसी ना किसी रूप में, चाहे राजनीतिक मंच के आधार पर भी अगर हम बात करते हैं, जो योग्य महिलाएं, अगर आप उनको काम करने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से समाज का, हमारे देश के विकास के अंदर अपना बहुत बड़ा भूमिका जो है वो निभा सकती है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज दुनिया में भारत की महिलाओं का डंका है। चाहे इंदिरा नूई की बात करें, चंदा कोचर की बात करें, बहुत सारी हैं, सुनीता विलियम्स की बात करें, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका अपना एक कद रहा है, एक नाम रहा है, और जब उन्हें अवसर मिला तो अपने आप को साबित भी किया है। एक मिसाल है ये। बस यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि अवसर मिलने चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा था कि राजनीतिक दलों के सामने इस बात की कोई बंदिश और बंधन नहीं है कि आप 33% महिलाओं को, किसने रोका? 50% टिकट दीजिए, 50% को आप पार्टी के पदाधिकारी बनाइए। आप नॉमिनेट जब करते हैं आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में, आप उस वक्त करिए। तो इसमें किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन आपकी जो अंदर की इच्छा शक्ति है, पुरुष प्रधान मानसिकता है, जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक बेशक हम कितनी ही आधी आबादी करते रहें, मातृशक्ति कहते रहें, उसे साधने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारा रिफ्लेक्शन वर्किंग का दिखना भी चाहिए कि वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में सहमति बनी नहीं बनी, लेकिन हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा सके, लेकिन ऐसा मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। कहा जाता है कि हमारी ओर से पहल कर रहे हैं कि हम कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को लेंगे, लेकिन जब पूरी कार्यकारिणी को देखते हैं तो 33% महिलाएं नहीं होती हैं उसमें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि करनी और कथनी दोनों में अंतर महसूस कराती हैं। तो अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल आपकी विल पावर है, तो कोई रोकता नहीं है। चलिए, इस मुद्दे पे बने रहिए हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। देखिए,
आप। और मैं कई मदरसों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ जहाँ के मैंने देखा है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो मैं देखती हूँ कि न केवल महिलाएं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है। नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात में सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक आप 3 तलाक कह रही हैं कि वोटों की राजनीति आप इससे बता रही हैं, ये कतई ही नहीं है। आज भी सबसे बड़ी जो आज एक महिला को पता नहीं है कि आज मैं सो रही हूँ, कल मेरा पति कब 3 तलाक बोल देगा। देखिए, वो तो सामान्य मेरे साथ भी है, वो तो सबके साथ है कि कब पति का मूड बदल जाए तब वो बोल देगा। 3 बार 3 तलाक देते ही नहीं। देखिए अपने में ऐसा नहीं, बहुत अपने उसमें भी अपने जो डाइवोर्स का बहुत लंबा 3 तलाक नहीं है अपने यहाँ। देखिए शील जी, केवल तलाक 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 कहने से तलाक नहीं हो जाता, उसके अंदर भी उनका एक समय पीरियड है। एक बार तलाक बोला, फिर 2 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, फिर एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद माना जाता है। जबकि हम ये 3 तलाक जो हम मानते हैं, मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि मैंने तलाक बोला और तलाक हो गया। तो ये जो विवाह बंधन है, ये इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं होते, ये हमारे संस्कारों में पले हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कारण है। देखिए एक बात मैं जानना चाहूंगा शील जी, देखिए क्या है कि नोटबंदी के बाद जब इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, उस दौरान मुस्लिम महिलाओं को लेकर के नरेंद्र मोदी हर जगह पे 3 तलाक को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था उन्होंने। और उसके बाद बीजेपी इस बात को लेकर के काफी उत्साहित है कि शायद मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने सपोर्ट किया और वोट मिला। लगातार ये बात कही जाती है, मिला भी, एक एजेंडा है ये। तो इसको लेकर के भी मोदी साहब ने अभी जब संसद माफ करिएगा, जब लाल किला से 15 अगस्त को जब कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में जो अन्याय वर्षों से होता रहा वो अब नहीं होने देंगे, उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें उनका हक मिल सके। चलिए रितु अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ी हैं कांग्रेस से। रितु जी, सवाल यह है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीतिक दल, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसान हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है। अभी बात महिलाओं से जुड़ी है, 3 तलाक के इशू की बात हो या फिर महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी इस बात का जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर मोदी जी इसमें आगे बढ़ते हैं तो पूरी कांग्रेस उनके साथ में है। 20 साल से बिल लंबित है, सवाल के कटघरे में कांग्रेस भी खड़ी है, कितने साल से क्यों नहीं हो पाया। अभी आप आई थी, उससे ठीक पहले शील दवाई जी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही सुषमा स्वराज के हाथ से बिल को पकड़ के फाड़ दिया था, जब इनका ही कहना है। तो क्या वास्तव में सिर्फ वोट बैंक के लिए महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है, या उनका हक जो है, जो मिलना चाहिए एक उन्नत भारत की, विकसित भारत की, और हम सपने देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। सर, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से रेगुलर कुछ न कुछ जुमलेबाजी करी जा रही है। लगातार कुछ कह रही है कि आज महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती है, 33% हम देंगे, लेकिन दे नहीं पा रही। महिलाओं के कहती है कि हम लोग महिलाओं हर चीज को कमियां लाएंगे, हर चीज हम लोग रसोई गैस की कमी लाएंगे। रसोई गैस का इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया था कि हम रसोई गैस को कम करेंगे, लेकिन आज देखिए रसोई की गैस के दामों में कितनी बढ़ोतरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर महिला ग्रस्त है इससे सारी महंगाई से। लेकिन महंगाई से तो आदमी हो चाहे पुरुष हो, आदमी हो चाहे औरत हो, सभी को सफर करना पड़ रहा है उससे। बात यहाँ पे यह है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश जो की जा रही है। देखिए महंगाई है, महंगाई का हर व्यक्ति की पॉकेट से लेकर के आपकी दिनचर्या पे उसका असर पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्यूल रेट जब बढ़ता है, सुबह से कोई फ्यूल डलाने जाता है तो उसका माथा घूमता है कि सुबह सुबह मेरे को कितना ये पे करना पड़ रहा है। 33% आरक्षण की बात हो, चाहे महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की बात हो कि उन्हें 3 तलाक के मामले से निजात दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें एक गाइडलाइन जारी कर चुका है, एक कमीशन बैठा चुका है, विरोध अपनी जगह है, सारी बातें हैं। लेकिन इतने साल बाद भी आज 33% आरक्षण की बात है, वो केवल एक मुद्दा क्यों है? उस पर 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? सर, क्योंकि ये इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ये इनके लिए जीत का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये बार बार कहते हैं हम कर देंगे। हर औरत देखती है कि यार आज करेंगे, कल करेंगे, शायद ये सरकार हमें जाते जाते दी जाएगी। और अगर हमें सरकार जाते जाते 33% आरक्षण दी जाती है तो बहुत, लेकिन नहीं, हमें पता है नहीं देके जाएगी, सिर्फ जुमलेबाजी करती रहेगी। ये इनके लिए वोट खींचने का एक तरीका है। हर चीज आज मोदी सरकार की। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो कुछ बोल रहे हैं केवल महिलाओं के वोट को आकर्षित करने के लिए बोल रहे हैं? होना कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ नहीं होना। अब तक देखिए ये कह रहे हैं कि जुमलेबाजी। आप देख रही हैं कि जिस तरह से उज्ज्वला योजना के ये पहली बार इतिहास में 4.5 करोड़ लोगों के पास में गैस कनेक्शन पहुंचे। और मैं योगेंद्र जी, मैं खुद
8-10 गांवों में कल ही जाके आई हूं। मैं खुद चाहती थी कि इनको, और रसोई में भी गई हूं मैं खुद चाहती थी कि अपने हाथ से मैं दूं, लेकिन जहां भी मैंने पूछा हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल चुके हैं। आज जो महिलाएं जिनकी आंखें खराब हो गई कि धुआं की जिस वजह से जो स्थिति थी, आज महिलाओं को एक समय मिल गया। 2-2, 3-3 घंटे जो चूल्हे पर वो बिताती थी, रसोई अंधेरी रसोई में धुएं में फूंकती थी, आज 10 मिनट में चाय बना के, आधा घंटे में खाना बना के वो आ चुकी है। और देखिए स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, और अभी जन आरोग्य योजना और लेके आ रहे हैं जिससे 5 लाख रुपए का बीमा हर व्यक्ति को करने के लिए बात हो रही है। आज आप जाके देख लीजिए, जननी सुरक्षा की बात कर लीजिए, आज आप देख लिए कि किस तरह से इंद्रधनुष के तहत जो टीके बहनों को लगाए जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय योजना के तहत देख लिए, बेटियों को 50,000 बेटी बचाओ की बात कर लीजिए। बेटी बचाओ के राजस्थान का रेशो क्या था 888 रेशो था, आज 950 रेशो हो गया है। आज स्कूल में आप बच्चों को जाकर देख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये जिस आप रेशो की आप बात कर रही हैं, ये आंकड़े कहां से आए हैं कि 950 हो गए? क्योंकि लगातार ये बात आ रही है, इजाफा हुआ है झुंझुनू में, क्योंकि अटल बिहारी, माफ करिएगा फिर मैं अटल जी को हम लगातार याद करते हैं, मोदी जी को हम भूल रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, सब कहते हैं, लेकिन ये रेशो निकाला कैसे गया? बिल्कुल पीसीपीएनडीटी डिपार्टमेंट से, अगर आप कहते शायद यहां भी लिखे पड़े होंगे मेरे पास, मैं आपको दे सकती हूं कि सारे जिले के जितने पूरे राजस्थान के जिले सबके डेटा दे रखे हैं। हाँ 5, 7, 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी इतना 900 के आसपास ही पहुंचा है, कवर नहीं हुआ, लेकिन 955 और 960 पे ये रेशो पहुंच चुका है। लेकिन शील जी बहुत अच्छी योजना है सरकार लेकर आई। मैं मानती हूँ कि चाहे वो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन भी मिला, मिला है ना, मैं आपको है बिल्कुल 13 करोड़ लोगों को मिला है, 5 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार चालू कर चुकी है महिलाएं। इंद्रधनुष और मातृवंदन योजना के तहत उनके जो है स्वास्थ्य और पोषण की ओर ध्यान भी दिया गया। लेकिन जो मेन फोकस की बात हमारे साथ अभी केवल हम कर रहे हैं महिला आरक्षण की, तो समझ में नहीं आता कि चाहे बीजेपी की कांग्रेस हो या सरकार जो है मोदी सरकार, भाजपा की सरकार हो, वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक अम्ब्रेला, जिसे हम कहते हैं ना कि अम्ब्रेला हमें मिल जाए, उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं फोकस करना चाहती? आज बहुत सारी ऐसी कपित्य महिलाएं हैं, वो आगे आकर बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन चूंकि आरक्षण की व्यवस्था इसके अंदर नहीं है तो वो आगे इसके अंदर आ ही नहीं पाती, क्योंकि फिर वो धन बल और जो बाहुबल और इन सब की चीजों चलिए इसी से जुड़ा मैं ऋतु जी से जानना चाहूंगा। ऋतु जी, अगर 33% आरक्षण की बात वर्षों बाद एक बार फिर कांग्रेस कर रही है, 33% का अगर आरक्षण बिल पास भी हो जाएगा तो क्या वास्तव में वो तस्वीर महिला सशक्तिकरण की है वो बदल पाएगी? बिल्कुल सर, आज लोकसभा की 543 में से 269 करीब आधी सीटों में भी एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गई है। सर कोई भी महिला सांसद है नहीं, अगर महिला सांसद आती है तो मेरे ख्याल से तस्वीर ही उल्टी हो जाएगी। 11% अभी 11% महिलाएं अभी पार्लियामेंट में, बहुत कम है। नहीं वो तो है तो सही ना, इतने बड़े पदों पर बैठी हुई है अभी तो। मैम जीती नहीं, 33% का जब हम बातें करते हैं महिलाओं को, लेकिन नहीं आप 33% आप दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे एजेंडा में है, आज मैं कह रही हूँ 33% पड़ रही है, देखिए अभी टाइम पड़ा है ना, अभी देखिए करते हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट। शील जी चलिए, एक सेशन आपको मिलेगा अभी, ये अभी जो विंटर वाला जो सेशन आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 में होंगे अप्रैल के आसपास, उससे ठीक तो ये दिसंबर जनवरी का जो रहेगा ये शीतकालीन सत्र जो आएगा उसमें उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में संभव हो पाएगा? ये फिर राहुल गांधी कहेंगे कि चलिए मोदी जी हमारी प्रेशर में कम से कम इस बात को तो स्वीकार किया? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, अभी बता रही थी हमारे एजेंडे में है, कोई प्रेशर नहीं है, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि लेके आएंगे। और इनकेस अगर कुछ कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि महिलाओं को 33% विधानसभा में और पार्लियामेंट में देंगे। टिकट क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि अगर मैं खुद भी ये कहना चाह रहा था कि देखिए बंदिशों की बात नहीं है, अगर आपकी देने की इच्छा शक्ति है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 33% का बिल ही लेकर के आए। आप 33% महिलाओं को अपने जो एजेंडे में अगर शामिल करना चाहते हैं तो आप उनको पदाधिकारी बना सकते हैं, आप उनको टिकट दे सकते हैं, एक बार अवसर तो दीजिए। बिल्कुल, तो ये अवसर अगर आप कह रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस में इस तरह की कुछ सुगबुगाहट, कुछ चर्चाएं होती हैं, 33% बिल का, आरक्षण के बिल की वकालत तो कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कहीं ये ऐसा सिनेरियो सामने लेके आएंगे कि हाँ, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत बेहतर होगा?
ऋतु जी, ऐसा कुछ होगा? सर मुझे नहीं लगता, अभी तक जो भी बातें कही उन्होंने। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं, तो ऐसा विश्वास कर सकते हैं आप कि कांग्रेस को ये मैं अब की बार महिलाओं की जगह मिलेगी कुछ? बिल्कुल सर मिलेगी। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो पूरी भी करेंगे। राहुल गांधी जी भी ये भी कह के गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रेगुलर ये बात तो करते हैं, लेकिन आज जितनी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आज इन्हीं के भाजपा के एमएलए ने बेटी का बलात्कार करा, हाथ क्या तो कोई रेजिग्नेशन ना लेके उसको बचाने की कोशिश करी जा रही थी, वो चीज नहीं हो रही थी। वो तो आपके नेताओं से सुरक्षित नहीं थे, वो कह के गए। मैं यही पूछ रही हूँ कि वो बीजेपी के नेताओं को ले गए, आपके नेताओं ने कहा सुरक्षित थी। सबसे पहला क्वेश्चन उनसे ही है, राहुल गांधी से सबसे पहले तो आप ये पूछिए, आप बीजेपी नेताओं की बात कर रहे हैं कि आप अपने राजस्थान के नेताओं की तो बात करिए कि क्या एक ऐसी इमेज राजस्थान को कहां। चलिए, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि देखिए आप जिक्र कर रही हैं बाबूलाल नागर हैं, कोर्ट से बरी हो गए, महिपाल मदेरणा है, मलखान सिंह की आप बात कर रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या एक व्यक्ति के कृत्य से, मैं दोनों से आपसे पूछना चाहूंगा, किसी भी पार्टी को पूरी को क्या बदनाम किया जाना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ सर। अगर आप उस बंदी के खिलाफ कोई केस ही नहीं करेंगे, उस बंदी को बचाने की कोशिश करेंगे, पूरी पार्टी पे उसका असर आता ही। आप उन्नाव केस की बात कर रही हैं सर? बिल्कुल सर जी सर, रेगुलर उस पर आएगा ही, पार्टी उससे कुछ न कुछ उसका असर आएगा। इस्तीफा ले लिया था उनसे, जो गए थे उनसे इस्तीफा दे दिया था। उसके लिए एक्शन लिया ना हमने टाइम बाद नहीं, कितने टाइम इमीडिएटली ले लिया था उनसे। और वहाँ पर दाती महाराज का चले गए, वो मुझे समझ नहीं आया। दाती महाराज आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सैटरडे आज उनका बहुत अच्छा दिन भी रहता है, बहुत लोगों की सारी बातों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें बात आई, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है, ना बीजेपी सरकार में हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण किया जा रहा है। देखिए, कायदा तो ये कहता है कि जब आरोप 164 के बयान हो जाते हैं तो जब चालान पेश करने की स्थितियां बन जाती हैं तो आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। तो ये बड़ी एक बात है कि दाती किस तरह से अपने रसूखों के साथ में बचे हुए हैं, ये एक अलग है, खैर जांच का विषय है कि क्या होता है। फलारी बाबा जो अंदर है, नहीं मैडम, बात वो नहीं है, बात केवल हम ये महिला सशक्तिकरण की। लेकिन महिला सशक्तिकरण देखिए, ये एक कमजोर कड़ी हम लेकर के आते हैं हर बार। बात 33% आरक्षण की, महिलाओं की उन्नति की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की। ऋतु जी, एक वसुंधरा राजे जी ने भी एक अनाउंसमेंट किया है 15 अगस्त को कि ITI कॉलेज जितनी भी होंगी, सेंटर्स होंगे, उनमें महिलाओं को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। और अभी बात चारू जी बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट आज की जरूरत है। देखिए, हर बच्ची डिप्लोमा नहीं कर सकती, हर बच्ची IIT में नहीं जा सकती, इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, उनकी अपने पढ़ने का एक लिमिटेशंस हैं, कई गांव से बच्चियों को नहीं भेजते। लेकिन अगर ITI में अगर उन्हें फ्री एडमिशन मिलता है, घर वाले आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई परिवार बच्चों को उड़ान को इसी वजह से रोक देते हैं कि उनके पास में पैसे नहीं होते हैं। तो एक बड़ा कदम कहा जा सकता है, ये तो मानेंगे आपको? बिल्कुल सराहनीय कदम है सर, अगर ये कर पाती है तो। जी, तो डाउट क्या हो रहा है आपको इसमें? सर वही वाली बात, करनी और करनी में बहुत फर्क है। जब से आई है बीजेपी, तब से कुछ न कुछ कही जा रही है, ये करेंगे वो करेंगे। आज वसुंधरा जी ने भी आज 4 सालों में क्या करा, कई चीजें उन्होंने कई का अनाउंसमेंट करे, लेकिन वो अपनी किसी बात पे खड़ी। देखिए, राजस्थान में गिनती बना दूं आपको, राजस्थान मैम जो भी मैं बताऊं ना, राजस्थान आज 5-6 में राजस्थान नंबर 1 है। शिक्षा की आप बात कर लीजिए, और इसके टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, कौशल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए आप, और मतलब कहना चाहिए कि हर किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए। स्किल डेवलपमेंट के बारे में चारू गुप्ता जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हम वास्तव में कौन से पायदान पे हैं और इसकी हकीकत क्या है। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, मैं सहमत हूं इस बात से कि अगर आप स्किल्ड होंगे तो चलिए आप अपने साधन खुद जुटा सकते हैं, कि आप अपने रास्ते बना सकते हैं, होना चाहिए। लेकिन केवल वोट को ध्यान में रख करके नहीं। जो चर्चा हमारी है वो यही है कि केवल वोट को साधने के लिए अंतिम समय, या कहें कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो ताबड़तोड़ बौछार की तरह आप घोषणाएं करना शुरू करते हैं कि अब ये भी हो जाना चाहिए, अब ये भी हो जाना चाहिए। और सबसे पहली जो जरूरत मुझे लगता है महिला के लिए, आप चाहे कुछ भी करना शुरू कर दीजिए, ये जो खौफ अंदर बैठता जा रहा है पेरेंट्स के और बच्चियों के, मुझे लगता है कि इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण के जो विजन है उस पर गहरा तमाचा नहीं हो सकता। आज महिलाओं से जब पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है, ऐसा क्या हो गया कि कोई भी बच्ची सफर करती है या परिवार की महिला करती है किसी भी गंतव्य तक, वो चाहे फ्लाइट में जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे बस से जाए, अपनी कैब से जाए, अपनी खुद के व्हीकल से जाए, वो पहुंचते ही सबसे पहले उनकी चिंता यही होती है कि बेटा पहुंच गए आप, फोन करके आप बताना। फोन अगर किसी कारणवश उनका ऑफिस का टाइम हो गया, भूल गए, नहीं कर पाए, तो पेरेंट्स की स्थिति आप जानते हैं कि क्या पोजीशन होती है उनकी।
तो ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह का इस जमाने से खौफ बैठता जा रहा है उसका क्या होगा? नहीं देखिए योगेन जी, ये बिल्कुल वाकई में एक बहुत ही कहना चाहिए सभी के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी चिंता राक्षस भी बताया उन्होंने कि एक राक्षसीय जो प्रवृत्ति लोगों की बच्चियों को प्रति जो फैलती जा रही है। बिल्कुल, इसके लिए एक ही तरीका है कि जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा होना चाहिए। जिस तरह से पॉक्सो न्यायालय खोले गए, 56 पॉक्सो न्यायालय खोले, जजेस की भी नियुक्ति की है और जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई होकर उनको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। और ये मैसेज लोगों में जाना चाहिए कि इस जघन्य अपराध की सजा फांसी है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस दिन अपराधियों में ये भय पैदा हो जाएगा, और अब भय पैदा करने वाले हम समाज के लोग ही हैं, हम सभी समाज के लोगों को इकट्ठे होकर ही इस जो कहना चाहिए कि जो क्या शब्द कहना चाहिए मुझे कि जिस तरह से जो जघन्य अपराधों पर नियंत्रण या अंकुश तभी लग पाएगा। इसमें हर व्यक्ति की साझेदारी है। जो सरकार का अपना दायित्व है सरकार अपना पूरा करेगी, पुलिस का अपना दायित्व वो पूरा करेगी, न्यायालय का सबसे बड़ा जो दायित्व है उसको भी बहुत तुरंत कार्रवाई करके करना चाहिए। और जिस दिन ये भय पैदा हो जाएगा, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इसको एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि जिस दिन ये हो जाएगा और हम ये एग्जाम्पल देने लगेंगे समाज के अंदर, बहुत हद तक ये समस्याएं रुक जाएंगी। लेकिन अभी हमारे सामने दाती महाराज का केस है। क्या अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने तो देखिए अपने मंत्रियों को अंदर भेज दिया, क्या इस केस के अंदर क्या उनके साथ कुछ हो पाएगा, उन महिलाओं को सम्मान मिल पाएगा? ये एक क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि कोर्ट में क्या केस चल रहा है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की हम बात करते हैं कि हमने न्यायालय खोल दिए, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैंने ये चीज अखबार में पढ़ी थी कि कोर्ट खुल गए हैं, नियुक्तियां हो गई है, लेकिन बैठने के लिए आवश्यक संसाधन ही नहीं है। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन महिलाओं को भी न्याय मिलेगा, और महिलाएं आगे कैसे आएंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा? प्राथमिकता प्रायोरिटी की बात है शील जी। यहाँ पे जब आप अगर कोई चीज दे रहे हैं तो उसका प्लेटफॉर्म पे दीजिए कि आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं महिला विश्वविद्यालय की, अगर आप घोषणा कर देंगे वहां पे वाइस चांसलर, उसका ड्राइवर और उसके पियोन के अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे विश्वविद्यालय का भी क्या होगा? उसी तरह से मैं बता रहा हूं आपको, एक उदाहरण दिया मैंने कि इस तरह की अगर हम लेकर के चलेंगे एक्शन प्लान तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं उसका रिएक्शन, उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। देखिए योगेन जी, मैं इसमें बता दूं कि हो सकता है बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन जो न्यायालय कंटिन्यूस चल रहे हैं उनमें ही वो जजेस की नियुक्ति हो गई है, वहीं पर वो कार्रवाई करेंगे, वहीं पर वो जो डिसीजंस लेने वो करेंगे, और ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, और ये स्टार्ट हो चुका है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट सरकार सजा का प्रावधान नहीं रखती, उसके पीछे एक ही कारण होता है कि इसके पीछे बड़े बड़े लोग लिप्त होते हैं। उनको बचाने के चक्कर में शायद सरकार ऐसे सजा नहीं ला पाती, फांसी की सजा नहीं कर पाती। अगर ये नियम पारित करते, कोई भी सरकार हो अगर, तो मेरे ख्याल से सारी औरतें माइनर रेप केसेस में तो फांसी तक की सजा का होने भी लग गया, कुछ डिसीजन भी आ रहे हैं। एक को 18 दिन में अभी सजा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसी कारण सरकार इन सब चीज को लाती नहीं। देखिए अब तक सही कह रही हो आप, सुना था कि बड़े लोग लिप्त हो रहे हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक ये कह चुके हैं कि अपराधी चाहे छोटा हो, चाहे कितना ही रसूख वाला हो, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बख्शा वाली बात नहीं मैम, जो एक सजा होती है कठिन से कठिन तो सजा होगी क्यों? ये न्यायालय के, देखिए न्यायालय के जजेस के ऊपर है, ये न्यायालय निर्णय करेगी। जब आप नोटबंदी का एकदम से ला सके तो क्या ये चीज नहीं ला सकती कि ना अगर कोई रेप करता है तो हाथ के हाथ फांसी दी जाएगी? मैंने कहा ये देखिए ये कोर्ट का हालांकि हमारे मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए हैं, लेकिन ऋतु जी आप भी जो बात कर रही हैं कि केसेस बहुत सारे फर्जी भी आते हैं, तुरंत एक जांच का तो विषय होना ही चाहिए। बिना जांच में तो किसी में किस आप उस निर्णय तक पहुंचेंगे? किसी ने आरोप लगाया, किसी ने रेप किया और उसको अपन हैंग कर दें, तो ये तो संभव नहीं है। ये अभी भी सर्वे में आया है, आपने पढ़ा होगा, भास्कर में अभी आया कि 35% केस झूठे भी होते हैं। तो न्याय, देखिए न्याय मिलना चाहिए, ये शब्द को यूज करना चाहिए कि अपराधी बचना नहीं चाहिए। चलिए, मुद्दा हमारा हालांकि यह है कि महिला सशक्तिकरण के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। अगर एनडीए गवर्नमेंट बनेगी तो बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में होती है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है तो कांग्रेस बड़ी भूमिका में होती है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यहां सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस आधी आबादी को साधने के अलावा उस विजन पे भी हम काम करेंगे जिसकी आवश्यकता है? और आजादी के इतने साल बाद भी
महज एक 33% आरक्षण की अगर हम बात करें तो 50% की क्यों नहीं। हालांकि देखना यह चाहिए राजनीतिक दलों को कोई बंदी से नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप वैसे भी दे सकते हैं। 33 के लिए किसने आपके हाथ बांधे कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, देना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में वो तस्वीर दिखेगी, क्योंकि बहस बहुत हो चुकी है। पार्लियामेंट पे कितनी हुई है मुझे पता नहीं है, लेकिन आम चैनल्स पे मीडिया के माध्यम से महिलाओं की जागरूकता, अपने अपने जो क्लब्स होते हैं उनमें चर्चाएं होती हैं कि महिलाओं को यह आरक्षण उनका हक मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक लिटरेसी का बड़ा प्रभाव है महिलाओं पे, कि एक जवाबदेही जो सरकार के प्रति सरकार की होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि अब अपने बारे में सोच, अपने बारे में जवाब खुद मांगना भी शुरू कर सकती हैं। तो दिन दूर नहीं होगा कि जब पॉलिटिशियंस को, राजनीतिक दलों को उस हक पर चर्चा करनी होगी। लेकिन जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो चलिए, नारी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।